करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 30। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन, यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन किए गए अंग्रेजों को भगाने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। 1870 से लेके 1947 जब तक हम आज़ाद नहीं हो गए तब तक की सारी जानकारी हम हासिल करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा है 1880 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने लगे थे। पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी, यानी ये जो परिवर्तनवादी थे, उद्देश्यों और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति, यानी कि जो मांगने की मतलब निवेदन करने की है ना, उसकी जो राजनीति थी, यानी कि जो नरम पथी लोग थे उनकी आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। ठीक है, यानी कि आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, आप किसी से दया की भीख ना मांगे, आप अपने आप करें, है ना, उसकी आत्मनिर्भर बने। ठीक है, इसकी इनकी आलोचना की जाने लगी कि आप लोग आत्मनिर्भर बने और रचनात्मक काम करें, यानी कि वो काम करें जो सबके लिए बेस्ट हो, जो आपके हाथ में हो। बाल गंगाधर जो तिलक थे, उनका क्या नारा था, देखिए यहाँ लिखा गया है। उन्होंने नारा भी दिया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी आप अगर हमारे ऊपर हुकूमत करे बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सरताज बन गए, हम आपको यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि ये देश हमारा है और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें कोई यहाँ पे कैद करके या अपना गुलाम बनाकर नहीं रख सकता है। और ये बात आप लोग भी दिमाग में डाल लें। ठीक है, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा दिया था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है बंगाल का बंटवारा। अब आती है पहले बात बंगाल के बंटवारे की। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ, व्यासराय करजन ने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया था। पूर्व बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। ठीक, बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे, यानी बिहार और उड़ीसा भी जो है वो भी उन्हीं का हिस्सा हुआ करती थी उस जमाने में। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसका बंटवारा करना जरूरी है। ठीक है, इस प्रशासनिक सुविधा का मतलब क्या था, तो किसको सुविधा मिलने वाली थी, जाहिर है इसका ताल्लुक अंग्रेजी अफसरों और व्यापारियों के फायदे से ही था। ठीक है, उन्होंने जो भी किया अपने फायदे के लिए किया। ये अलग बात है कि इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उससे हमें फायदा हो गया, उन्होंने रेल चलाई अपने लिए चलाई, लेकिन जब वो गए तो वो हमारे लिए छोड़ के चले गए, तो आज हम उसकी सहूलियत है उसका फायदा उठा रहे। अदरवाइज उन्होंने किया सब कुछ अपने लिए था, हमारे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली, यानी कि जो ऐसे गैर बंगाली इलाके थे उनको अलग करने की बजाय उसे पूर्व भागों को अलग करके असम में मिला दिया। ठीक है, पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव और अंकुश जो लगाया जा रहा था उससे वो बच जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। ठीक है, क्यों बंगाली जनता एक तरफ थी, जब भाई आपको सबको पता है कि एकता में बल है, जब सब एक तरफ थे तो वो जीत जाते, इसलिए अंग्रेजों ने पहले उसका जल्दी से बंटवारा करा था कि इन्हें बांट दो और इनके बीच में फूट डालो। और अंग्रेजों की मेंटेलिटी यही थी, फूट डालो और राज करो। आगे देखिए क्या लिखा है, स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन क्या शुरू हुआ था इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए लिखा है, विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। ठीक है, यानी पूरे देश में गुस्सा आ गया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मध्य मार्ग में और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी दलों ने इसका विरोध किया। इससे जो संघर्ष उपजा, यानी इससे जो संघर्ष वजूद में आया, जो आंदोलन वजूद में आया, उसे हमने स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया। ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया, इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का विरोध किया गया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, यानी बहुत बड़ी रैली वगैरह भी बनाई गई। इसके अलावा क्या बताते हैं कि जुलूस निकाले गए। ठीक है, स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यम, है ना, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। यानी इसमें इन्होंने कहा था कि हम कोई भी चीज़ दूसरे मुल्क की ना खरीदेंगे ना यूज़ करेंगे, हम जो भी करेंगे सब अपने देश का करेंगे। ये आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई देती थी। यानी कहते हैं कि बिहार, जो बंगाल वाला एरिया है वहाँ तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था, लेकिन और इलाकों में भी इसकी गूंज सुनाई देती थी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित हो, ये आगे भी था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में, यानी कि जो आंध्र के डेल्टा इलाके थे जहाँ डेल्टा बनता है, नदी के किनारे वाले, समुद्र के किनारे वाले इलाके जो होते हैं, उसमें वंदे मातरम
आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, यानी वहाँ इसे स्वदेशी आंदोलन नहीं बल्कि वंदे मातरम के आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का समर्थक थे, यानी कि कुछ लोग हिंसा के उसमें भी उतारू हो गए थे, जबकि गांधी जी ने मना करा था कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें अहिंसा से काम लेना है, यानी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको देखा और वो अहिंसा की तरफ हो गए कि नहीं भाई, प्यार मोहब्बत से यह काम नहीं चलेगा, यहाँ तो लड़ाई करनी ही पड़ेगी। अब देखिए यहाँ लिखा है कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं। अब आपको कुछ घटनाएं दी गई हैं, जैसे 1906 में ढाका में मुसलमान लीग का गठन हुआ। ठीक है, आपको पता है ना, मुस्लिम लीग एक पार्टी थी कांग्रेस की तरह ही। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा 1907 में कांग्रेस मध्यम वर्गीय और अमूल्य परिवर्तन की दो कड़ियों में विभाजित हो गया, दो हिस्सों में बट गया ये। ठीक है, एक वो लोग जो थे जो नरम थे और एक वो जो गरम थे। ठीक है, इसके बाद लिखा है 1909 में परिषदों में मुसलमानों के लिए एक निर्वाचक की व्यवस्था की गई कि भाई हाँ, अब इन लोगों के लिए भी अलग से कुछ होना चाहिए। उसके बाद 1915 में कांग्रेस के दोनों खेमों में एकता हो गई। ठीक है, यानी अब दोनों खेमे जो बटे थे शुरू में, वो बाद में आके एक हो गए थे। और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ में समझौता हो गया, यानी कि बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी एक ही हो गई थी। ठीक है, दरअसल मैं आपको हकीकत में बता दूं, ये जो मुस्लिम लीग है या ये जो कांग्रेस है या कोई और जो पार्टियां होती हैं, ये हम खुद नहीं बनाते हैं, ये कुछ नेता लोग होते हैं जो हमें बांटने के लिए बनाते हैं। ये शुरुआत अंग्रेज़ों ने ही की थी। इस मेंटलिटी को जो हिंदुस्तान में फैलाया है वो अंग्रेज़ों ने फैलाया है। इससे पहले हम सब एक थे, साथ में मिलकर रहते थे, कोई किसी को ये नहीं सोचता था कि आप क्या है और क्या नहीं। ठीक है, चलिए खैर हमें इस पे बात भी नहीं करनी, क्योंकि ये इतिहास है, इतिहास का जानना ज़रूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पे कोई भी निजी मामला नहीं है। चलिए, तो अब आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कांग्रेस के नरमपंथियों की आलोचना क्यों होने लगी थी, यानी कि जो नरमपंथी थे, जो प्यार मोहब्बत से बात करते थे, उनकी आलोचना यानी उनके खिलाफ लोग क्यों बोलने लगे थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके और रचनात्मक कामों में महत्व दे सके। ठीक है, जो रचनात्मक काम है उन पर जोर दिया जा सके, इसीलिए उनकी आलोचना की जा रही थी। कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन लिखा है बंगाल के विभाजन के पीछे अंग्रेज़ों की वास्तविक मंशा क्या थी, यानी कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसके पीछे असलियत में अंग्रेज़ क्या चाहते थे, उनका क्या प्लान था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि अंग्रेज़ जो है वो भारतवासियों को बांटकर उन पर पूरी तरह से शासन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बंगाल को बांटा। क्यों? क्योंकि बंगाल ही सबसे बड़ी ताकत थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा रही थी। अब यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन लिखा है स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेज़ों का विरोध किस प्रकार किया गया। तो चलिए देखते हैं कि उनका विरोध किस प्रकार किया गया था। तो देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे स्वदेशी आंदोलन में अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ों का बहिष्कार किया गया था, यानी चाहे कोई वस्तु हो या इंस्टीट्यूट हो या कुछ भी हो, हर चीज़ का जो भी अंग्रेज़ों ने बनाई थी सबका बहिष्कार किया गया था, यानी सबको हटाया गया था। सब कहा गया था कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसे ही स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बाल गंगाधर तिलक का प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उनके इस नारे की तरह और भी देशभक्ति पर आधारित नारे लिखे गए हैं, आप उनको बताइए। तो चलिए हम लोग उन नारों को लिखते हैं। तो देखिए मैं आपको 2-3 नारे बताती हूँ, बाकी आप लोग अपने आप से भी लिख सकते हैं। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना, जय हिंद, और भी बहुत सारे इस तरह के नारे हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं। चलो दिल्ली चलो, अब दिल्ली दूर नहीं, है ना। चलिए फिर भी कुछ के हम आंसर देख लेते हैं, कुछ नारे देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला देखते हैं। आप ये लिख सकते हैं ज़िंदगी तो सिर्फ अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजा उठाए जाते हैं, है ना, भगत सिंह। अब आप चंद्रशेखर आज़ाद जी का लिख सकते हैं अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, जो ना आए देश के काम वो बेकार जवानी है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये चंद्रशेखर आज़ाद जी का नारा था, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।